हेलो एंड वेलकम टू क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 फरवरी का करंट अफेयर्स। और ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होगा एज अ लॉन्ग वीडियो। कल इस चैनल को हम लोगों ने शुरुआत किया था, यानी 18 फरवरी को इस चैनल का शुरुआत हुआ था। स्पेशली रेलवे, केवल और केवल रेलवे का कंटेंट आएगा और बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके रेलवे वेस्ट बनाया गया, यानी टू द फैक्ट टू द पॉइंट, केवल और केवल माइंड मैप ऐड किया गया है ताकि जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड कुछ, जो अगर आपका एग्जाम है यानी रेलवे वनडे एग्जाम के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है ज्ञानेश कुमार को। किसे नियुक्त किया है? ज्ञानेश कुमार को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो है, यानी इनसे पहले राजीव कुमार जो थे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। और इनका क्रम क्या है? ये 26वें क्रम के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ये 26वें क्रम के हो गए। ठीक है, और ये थे 25वें क्रम के। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। विवेक जोशी, अब हुआ क्या था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, ये पहले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, तो अब इनका पद खाली हो गया, तो इनके स्थान पे विवेक जोशी को जो है वह चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया? चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं माइंड मैप पे और सारी चीजें को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट को ऐड किया है। यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में हर चीज ऐड किया है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा तो पहले जूम कर लेते हैं, ताकि जूम करेंगे तो आपको इधर जो है छोटा छोटा पॉइंट अच्छा दिखाई देगा। आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? पूर्व में थे राजीव कुमार, ये हो गए 26वें क्रम का, और ये थे 25वें क्रम का। ठीक है, कार्यकाल की बात करें तो जो इनका कार्यकाल रहेगा ज्ञानेश कुमार का 19 फरवरी 2025 से 26 जनवरी 2029 तक, यानी टोटल 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी को नियुक्त किया गया इनके स्थान पे, हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हम लोग बात करें मुख्य चुनाव से, अगर और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वह उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह संसद द्वारा हटाया जाता है। सबसे पहली बात, किनके द्वारा? संसद द्वारा हटाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। देखिए, महाभियोग जो प्रक्रिया है, महाभियोग हमारे देश में केवल और केवल एक ही आदमी के लिए यूज होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया यूज की जाती है, जो कि गलत है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे नीचे है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में कौन कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, अमित शाह जी थे, और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी थे। ये हाल ही में एक कानून बना है, एक नया रूल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे। उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता है वो उसमें शामिल होंगे। ये रूल बना के तब इनको, ये ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका विपक्ष बहुत विरोध भी कर रही है, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा ठीक नहीं है। अभी ये जो कानून है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में अंडर प्रोसेस है, तब भी यहाँ पे इसका उपयोग करके और एक बना दिया गया, इनको नियुक्त कर दिया गया। हम लोग अगर चुनाव आयोग से रिलेटेड बात करें तो जो चुनाव आयोग है, इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का क्या काम है? संसद संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन जो चुनाव होता है, चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और जो पंचायत का चुनाव है, कौन सा? पंचायत का, जो हम लोग का पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? रामा देवी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रामा देवी जी थी, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थी। ठीक है, सॉरी, कर्नाटक से संबंधित थी। और नेक्स्ट हम लोग बात करें, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे।
प्रथम चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और जो इसका थीम है 2025 में जो मनाया गया, इसका थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। जो चुनाव आयोग है इसका सचिवालय यानी हेड ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति या चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हाल ही में दिल्ली में चुनाव भी हुआ है, तो हम लोग उसको भी हम लोग देख सकते हैं। दिल्ली में चुनाव हुआ और दिल्ली में जो है कितने सीट है, 70 सीट है। 70 सीट में जो है वह 44 सीट बीजेपी ने जीती है, 25 सीट आम आदमी पार्टी ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीत यहाँ पे हासिल की है। अभी कौन मुख्यमंत्री बनेंगे अभी फिक्स नहीं है, आजकल में फिक्स हो जाएगा, तो वो भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी किस देश के अमीर हेड ऑफ स्टेट हैं जो भारत की यात्रा पे आए हैं? यानी इनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, किस देश के अमीर है जो कि भारत की यात्रा पे आए हुए हैं? ये तो ये हैं कतर के। ऑप्शन बी राइट आंसर का, कतर के अमीर है, ये भारत में आए हुए हैं और ये पहले राष्ट्रपति से मुलाकात किए, फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए और नई दिल्ली में 2 समझौता पे हस्ताक्षर भी किए। ठीक है, 2 समझौता पे हस्ताक्षर इन लोगों ने किए, नई दिल्ली में 2 समझौता किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे हर चीज़ है हमने ऐड किया, देख सकते हैं यहाँ पे मैप भी ऐड है। हाल ही में जो कुछ समझौते वो भी हमने ऐड किया, कतर के बारे में भी ऐड किया। तो सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स के पोर्शंस को देख लेते हैं। करेंट अफेयर्स को पोर्शन को अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है न्यूज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कतर के जो अमीर है शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो भारत की यात्रा पे आए हैं, तो इन्होंने भारत के जो 2 दिवसीय यात्रा पे यानी 2 दिन ये भारत में रहेंगे और नई दिल्ली में ये बैठक के साथ वार्तालाप हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 यहाँ पे समझौते पे हस्ताक्षर किएगा। ठीक है, ये इनकी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा 2015 में हुआ था, यानी मार्च 2015 में पहली बार आए थे भारत में, दूसरी बार अभी 2024-25 में आए हुए हैं। ठीक है, जो कतर जो है वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनका मुलाकात हुआ है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि हम लोग कतर से क्या क्या आयात करते हैं। ठीक है, कतर से हम लोग एलएनजी गैस, एलपीजी गैस, एथिलीन, प्रोपिलीन और अमोनिया का आयात करते हैं, कतर से हम लोग खरीदते हैं। और कतर को हम लोग क्या बेचते हैं, तो अनाज बेचते हैं, लोहा बेचते हैं, स्टील और फल, ये सब हम लोग कतर को बेचते हैं। ठीक है, कतर की बात करें तो कतर जो है वह पश्चिमी एशिया में स्थित देश है। पश्चिमी एशिया का मतलब क्या हुआ, एशिया का मैप है, तो ये जो है जो है इस पोर्शन में ये रहता है, यानी जो खाड़ी देश है वहां पे इसका स्थिति है। पश्चिम एशिया का एक देश है कतर। इसकी राजधानी दोहा है और इसकी मुद्रा रियाल है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो 2024 में इनकी चुनाव हुआ था और इनकी नियुक्ति की गई थी। हम लोग कतर का मैप अगर देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कतर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और ये है गुजरात का क्षेत्र हम लोगों का और ये है कतर। ठीक है, तो ये जो है और ये है अरब सागर, कौन सा अरब सागर है, तो अरब सागर से पार करके हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे दुबई जाते हैं। हम लोग के यहाँ से बहुत सारे आदमी दुबई जाते हैं। ये ओमान आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल भारत के सामने स्थित है। और यहाँ पे ये जो है वह ईरान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईरान का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है वह यहाँ पे भारत का एक बंदरगाह विकसित कर रहा है और यहीं पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कतर। ठीक है, तो कतर के आसपास बहरीन है, यहीं पे आपको कुवैत देखने को मिलेगा, सऊदी अरब के साथ इसका बॉर्डर शेयर करता है कतर, ये भी आपको याद रखना है, यानी खाड़ी देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फारस की खाड़ी भी ये यहाँ पे स्थित है, तो फारस की खाड़ी के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फारस की खाड़ी के साथ इसका लगता है, तो सब ये रेलवे के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। हाल ही में कुछ समझौता हुआ है। हुआ क्या है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन इसी को लेकर पाकिस्तान के द्वारा एक केस किया गया था अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय में, जिसमें भारत की जीत हुई है। तो हाल फिलहाल में सिंधु जल समझौता न्यूज में था, तो ये याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है और 1960 में ये समझौता हुआ था। भारतीय सेना ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक समझौता किया जिसमें बांस के बंकर विकसित किए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्र में। और भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौता हुआ था जिसको अभी 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और रेलवे ने रेल परिवहन सीमा शुल्क और जो रेलवे में इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, इसको लेकर भारत स्पेन के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे ने स्पेन के रेलवे के साथ समझौता किया है। तो
ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है भारत का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया हर चीज, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मैप से लेकर पश्चिम बंगाल का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज हमने ऐड किया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं जूम, ताकि आपको देखने में हो आसानी। और यहाँ पे देखिए न्यूज क्या है, यह है कि भारत का पहला बायो बैंक यानी बायो बैंक मतलब क्या, वो बायो रिजर्व से संबंधित है। और यह दार्जिलिंग का जो चिड़ियाघर है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में एक चिड़ियाघर है जिसका नाम है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, उसका एक और नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसका नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों सेम नाम है। इसी में बायो बैंक बनाया गया। बायो बैंक का दूसरा नाम फ्रोजन जू भी है। तो फ्रोजन जू भी इसको हम लोग बोलते हैं, फ्रोजन जू के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं बायो बैंक में, ठीक है, आप देखिए ये इसी से रिलेट कर सकते हैं। बैंक मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है, सेफ करना, सेफ रखना, संरक्षित करना। और अब हम लोग रुपया वाला बैंक बोलेंगे तो उसमें रुपया संरक्षित करेंगे। डीएनए बैंक बोलेंगे तो हम लोग डीएनए संरक्षित करते हैं। ठीक है, अब तो स्पर्म बैंक भी होता है तो उसमें हम लोग स्पर्म को संरक्षित करते हैं। ब्लड बैंक होता है तो ब्लड को संरक्षित करते हैं। बायो बैंक है यानी बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी बायोलॉजी मतलब जो हमारे विलुप्त प्रजाति हैं उन प्रजातियों की कोशिका और ऊतक को इसमें संरक्षित किया जाएगा, और उनसे जो है वह प्रजनन करा के उन जो विलुप्त प्रजाति है उनको और संरक्षित किया जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट है। तो यही इसका उद्देश्य है, विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कोशिका और ऊतक संरक्षण का प्रजनन करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर यानी पद्मनाभ नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इसको शुरू किया गया। हम लोग आप देख सकते हैं, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल की मैप, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है और ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ साथ बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ ये थोड़ा सा नेपाल और भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग बात करें यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो कि भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। हाल ही में आंकड़ा आया था। और सबसे अमीर मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं? सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चंद्रबाबू नायडू। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पे एक मोती झील और रविंद्र सरोवर झील यहीं पे पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डोल यात्रा, एक यात्रा निकाला जाता है डोल यात्रा, जो कि पश्चिम बंगाल में निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल में, और इसका इतिहास आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी का। सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन ही है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में ने हाल ही में 33वां असंतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने हाल ही में। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखें थोड़ा सा और ऊपर अगर हम लोग चले, ठीक है, इसको अगर आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा आएगा। ये नहीं कि बहुत छोटा-छोटा टेक्स्ट आएगा, ऐसा नहीं है। हमने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, पेज साइज़ सबने सोच समझ के बहुत ही रिसर्च करके डिज़ाइन किया है। ठीक है। हाल ही में हुआ क्या है कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, जैसे अन्नाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, जो कि चर्चा में रहा है। ठीक है, और प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि राष्ट्रीय उद्यान है। और हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने एक उद्यान बनाने का निर्णय लिया है, जो कि उत्तराखंड में बनाया जाएगा, जो कि महाभारत पे आधारित होगा। बिल्कुल महाभारत और रामायण पे आधारित एक वाटिका बनाएगा, एक उद्यान बनाएगा उत्तराखंड वन विभाग, जिसमें बिल्कुल सेम टू सेम जैसे जो रामायण में जो सीता जी थी इस वाटिका में रहती है, उस तरीका से हर चीज डिजाइन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छे तरीका से इसको डिजाइन किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? यानी देखिए गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी यहाँ पे गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, और इसको 2007 में यह प्रस्तावित हुआ था, चर्चा में आया था, 2012 में बनना प्रारंभ हुआ था। और ये एक सिटी डेवलप किया गया है जिसमें बड़े बड़े कंपनी, जो दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी है, वो आएंगी और अपना ऑफिस यहाँ पे ओपन करेगी। और यहाँ पे पूरी एआई मतलब जो है वो पूरे इलेक्ट्रिक जो है सोलर सिटी, सोलर से ये पूरा लैस है, यानी मतलब बिल्कुल यहाँ पे कोई भी प्रदूषण देखने के आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिजाइन किया गया गिफ्ट सिटी को। लेकिन ये बहुत
सक्सेस नहीं है, फ्लॉप माना जा रहा है इसको आजकल के जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देखते हुए। तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसको आरबीआई के द्वारा परमिशन दिया गया कि जाइए आप बिल्कुल गिफ्ट सिटी में आप अपना ऑफिस स्थापित कीजिए, और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस होगा। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस जो है वह यहाँ पे ओपन किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, अगर हम लोग देखें बाकी इसमें और पॉइंट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वह 16 सितंबर 1935 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय पुणे में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ निधु सक्सेना है। किसके? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको और सुरक्षित बनाने के लिए बैंक.इन और फिन.इन एक डोमेन लॉन्च किया है। तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कम करके 6.25% कर दिया है। डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एसबीआई बैंक के द्वारा एक योजना शुरू किया गया, हर घर लखपति योजना। पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा बने हैं। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ विनोद कुमार बने हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो जो हाल ही में वालोंगोंग विश्वविद्यालय जो है ये गुजरात के जो गिफ्ट सिटी है उसमें अपना परिसर खोलने की घोषणा की है। गिफ्ट सिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज यहाँ पे प्रदान करना। ठीक है, और 2007-2012 हमने बता दिया बनना ये शुरू हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट था हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोड प्रारंभ किया है? कोमोड एक नौसैनिक अभ्यास है और ये भारतीय नौसेना किस देश के साथ यहाँ पे शुरू किया है? देश शुरू किया है इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हमने इंडोनेशिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो भी हमने ऐड किया है और साथ ही करेंट अफेयर्स का पोर्शन भी ऐड किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडोनेशिया जो है इसका कोमोड जो युद्ध अभ्यास हो रहा है इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन चल रहा है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शार्दुल और P8I एक समुद्री निगरानी विमान इसमें शामिल हुआ। आईएनएस शार्दुल एक नौसैनिक जहाज है और P8I एक विमान है जो कि पनडुब्बी को सर्च करता है समुद्र के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? इस युद्ध अभ्यास का इसका उद्देश्य है कि समुद्री अंतर संचालन और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंडोनेशिया हाल ही में न्यूज में था, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड अगर हम लोग हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स देखें तो इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है, 10th मेंबर बना है। ठीक है, और हाल ही में नाइजीरिया भी ब्रिक्स का मेंबर बना है। माउंट ईबू इंडोनेशिया में ही स्थित है और हाल ही में इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है माउंट ईबू में। और एक और माउंट लोवोटोबी एक ज्वालामुखी फटा है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में हाल फिलहाल में एक और ज्वालामुखी फटा है मरापी ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में ही स्थित है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है जो कि 9वां संस्करण इसका 2024 में हुआ था। हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुरुगन मंदिर में गए थे। मुरुगन मंदिर जहाँ पे महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और ये इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, नई राजधानी नुसंतारा है। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो है जो कि जो हम लोग का 26 जनवरी 2025 में ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। जो इनका मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है और ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पहले भारत, अब मतलब नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत, चीन और यूएसए के बाद ये चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो नंबर 1 पे आता है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया एशियान, ओपेक और G20 का भी मेंबर है और गणतंत्र दिवस जो 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति जो सुकर्नो थे वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और 2026 में भी प्रोबोवो सुबियांटो आए हुए हैं। आप यहाँ पे इंडोनेशिया का मैप देख सकते हैं, एक ऐसे इस तरीके से इंडोनेशिया, यहाँ पे इसका राजधानी जकार्ता है और ये ऐसे इस तरीके से सब फैला हुआ है इंडोनेशिया। ठीक है, पूरा इंडोनेशिया के एरिया के अंतर्गत आता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सभी पॉइंट यहाँ पे जो भी हमने ऐड किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और युद्ध अभ्यास से रिलेटेड है।
क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास के छठे संस्करण में किन दो देशों की सेनाएं भाग ली हैं? ठीक है, तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारत और जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच। और हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, हमने एक टेबल भी ऐड कर दिया जो हाल फिलहाल में जो भी यहाँ पे जो युद्ध अभ्यास हुए हैं लास्ट एक साल में जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसका हमने टेबल भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेबल को आप लोग देख लीजिएगा। हम वीडियो में यहाँ पे बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास छठा क्रम का जो कि भारत और जापान के सैन्य अभ्यास के बीच सैनिकों के बीच होता है। और इसका आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 में माउंट फुजियामा जापान में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जापान से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है, यहाँ का प्रधानमंत्री सुगेरू इशिबा है, और यहाँ के जो राजा हैं नारूहितो यहाँ के राजा हैं। यहाँ के सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। यहाँ पे 2 परमाणु बम का हमला किया गया था। एक किया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा बम का नाम था फैटमैन जिसको 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। ये जापान का मैप आप देख सकते हैं। ये जापान जो है यहाँ पे स्थित है, और ये प्रशांत महासागर जो है वह में स्थित है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जापान का मैप। ओके, अभी ये युद्ध अभ्यास है जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या किए कि हमने एक ऐसे किया है कि कुछ करंट अफेयर्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना आ सकता है। जैसे एक निधन हुआ है, प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हुआ है जिनका उम्र 82 वर्ष है, और ये कलकत्ता के रहने वाले हैं, और कलकत्ता के जो सरकारी अस्पताल में रहते थे। और ठीक है, इनका निधन हो गया, सरकारी अस्पताल में इनका निधन हो गया। इनका दो लोकप्रिय गीत है, अमी बांग्ला गाना गाई, ठीक है, और डीगा भसाओ सागोर, इनका दो लोकप्रिय गीत है। तो बस याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन टकराए तो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में एक नया आयकर विधेयक 2025 लागू किया गया, और इसको जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया गया, और इस समिति में टोटल 31 सदस्य हैं। ठीक है, 17 संसद राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन से है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं, इस प्रवर समिति के इसके अध्यक्ष है भाजपा संसद के बैजयंत जय पांडा, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसका गठन फरवरी 2025 में ही किया गया, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोग आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के करंट अफेयर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बेटर लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।